आपके मन में राजीव गांधी की छवि, इमेज बदली? बट उनको जो जिम्मेदारी दी गई वो जितना अच्छा निभा सकते थे निभा रहे थे। तो आ पड़ा उनके ऊपर। कैसे क्रिएट किया वो 1991 वाला, वो सब कैसे दिखाया? बट ये लुक मैच करने में हवा उतर गया। क्या आपको भी इस फिल्म को बनाने के बाद एहसास हुआ यार मैं भी ये सब नहीं जानता था? मुझे तो 90% ऑफ द इवेंट्स के बारे में जानकारी नहीं थी। यार ये सीन, क्या सीन हो गया, या और अच्छा कर सकता था। तो मैं मेरे मुंह से निकलने वाला था कि अरे फोन पे तो फोन कैसे हो जाएगा यार। जो स्क्रीन पे फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे, ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे, ये फील किया आपने? 6.5 एपिसोड तक तो बहुत सही था यार। ये लास्ट में क्या होगा यार? क्या कहना सही होगा, सच पूरा सामने नहीं आया, कभी नहीं आया। 7वां एपिसोड आके सब रुक जाता है और कुछ क्लाइमैटिक फिनिश नहीं है। या मेरे घर वाले वो थोड़ा सा गुस्सा भी रहते हैं कि क्या है यार तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आपने दिया, आपने कहा कि वो स्टार बन गए थे आपसे पहले। तो मैं तो फिर वो कफन बांध के आया था ना। आर या पार की लड़ाई थी मेरी, या तो यही करूंगा या भूखा मर जाऊंगा। कौन सा काम था जिसने आपकी लाइफ बदल दी? और मैंने बोला पापा फिल्म मिल गई है, न्यूयॉर्क में जा रहा हूँ शूट करने, महिमा चौधरी हीरोइन है, चल फट। ओवरऑल बेस्ट सीरीज या बेस्ट फिल्म अमित सियाल को कौन सी लगती है? बेस्ट एक्टर? ये सत्य पराजित नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, ऐसा कोई भी ज्ञान देने की कोशिश करी अगर मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और E24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू दो ऐसी हस्तियों का जिनकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। अमित सियाल और नागेश कुकुनूर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अमित सियाल तो हाल के दिनों में जबरदस्त वेब सीरीज, जबरदस्त फिल्मों से छाए हुए हैं, और नागेश कुकुनूर के बारे में क्या कहें, नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। अब मूवीज के बाद वेब सीरीज में कदम रखा तो वहां भी तहलका मचा रहे हैं। लेकिन इस बार इन दोनों की चर्चा एक ऐसी वेब सीरीज के लिए हो रही है जो हर हिंदुस्तानी के मन में वो मुद्दा रचा बसा है। 1991 में जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई तो ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ इतिहास बनाया बल्कि हर हिंदुस्तानी के मन में कई सवाल भी छोड़ दिए। राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई, किसने की, क्या पूरा सच कभी सामने आया? अब नागेश कुकुनूर ने वेब सीरीज बनाई है राजीव गांधी के असैसिनेशन पर, नाम है द हंट। मैंने पूरी देखी है, आप भी जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे सच थे जो शायद मैं भी नहीं जानता था, जबकि हम मीडिया में हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम पढ़ाई लिखाई काफ़ी करते हैं, दावा कम से कम ऐसा करते हैं। क्या आपको भी इस फिल्म को बनाने के बाद एहसास हुआ यार मैं भी ये सब नहीं जानता था? मुझे ये फिल्म की रिसर्च और शूट करने के बाद पता चला। क्या कुछ ऐसे थे सच? 100%। अभी जैसा आपने कहा, मैं एक्चुअली असैसिनेशन के टाइम पे यूएस में काम करता था, तो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फ़िल्टर होती थी वो बहुत कम, मेन हेडलाइंस और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड हो रहा था, एक दो घटना के बारे में मुझे पता चला। स्पेशली आई रिमेंबर कि शिवरासन बैंगलोर भाग गया था, ऐसा 2 और 3 जो मेन आइटम्स थे। और ये प्री इंटरनेट की बात है। इंटरनेट तब तो सोशल मीडिया नहीं था, टीवी भी नहीं था। द कवरेज और इंटरनेशनल कवरेज बहुत कम था। इवनिंग के न्यूज़ पे एक सेगमेंट होता था या उससे, या न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे एडिशन से आपको एक डिटेल्ड राइटअप मिलता था। तो घटना से तो मैं शॉक था, पर एक्चुअली जब मैंने शो का रिसर्च चालू किया और अनिरुद्धा मित्रा की बुक 90 डेज़ पढ़ी, तब मुझे पता चला कि ये कोई थ्रिलर से कम नहीं है, ट्रू क्राइम थ्रिलर। जिस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, मुझे तो 90% ऑफ द इवेंट्स के बारे में जानकारी नहीं थी। 90%। कब शुरू किया आपने रिसर्च? ये एक्चुअली अपलॉज ने अनिरुद्धा का बुक ऑप्शन करके वो मुझे पिच किए। ओके। सो दैट्स व्हेन आई रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, मुझे एक्चुअली मैं क्लियर हूँ कि मैं पॉलिटिकल या रिलीजियस टॉपिक्स को, रियल लाइफ पॉलिटिकल या रिलीजियस टॉपिक्स को मैं टच नहीं करता। वैसे एक फिक्शनल शो बनाता हूँ, सिटी ऑफ ड्रीम्स, जो पॉलिटिक्स के बारे में, करेक्ट, बट दैट आई एंजॉय कि अपने फिक्शन में जो भी मन में आए लिख दो। सो एक्चुअली जब मैंने बुक पढ़ा, विच वॉज रफली इन 2022, ओके, 3 years ago, हाँ,
देन आई वाज लाइक ये तो क्या जबरदस्त आइडिया है। या और बुक पढ़ते पढ़ते क्लियरली मैं वेब सीरीज़ को चार्ट करते गया कि बगैर कोई पॉलिटिकल इश्यूज पे फोकस ना लगाते हुए भी ये किया जा सकता है। एंड दोनों साइड्स को सेंसिटिविटी एंड डिग्निटी के साथ मैं दिखा सकता हूँ इस शो में। ओके, तो आपने भी सिर्फ किताब पढ़ी थी या आपने भी मैंने और भी कोई रिसर्च किया? किताब नहीं पढ़ी ना, मैंने ज़्यादा रिसर्च कर पाया मैं इन्वेस्टिगेशन पर से पे, बट कार्तिकेयन साहब के लिए हाँ काफ़ी सारा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, इंटरव्यूज़ हैं, तो वो तो ऑब्वियसली देखना ही था। एंड प्लस बिकॉज द स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन अ बुक 90 डेज बाय अनिरुद्ध मित्रा, वो अपने आप में ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। तो क्योंकि टाइम कम था हमारे पास ऑन फ्लोर जानने के लिए, तो मैंने कहा यहाँ प्रिपरेशन मत करो, इसकी प्रिपरेशन हो चुकी है। प्लस आई थिंक उसने मुझे हेल्प भी किया जब हम लोग शूट कर रहे थे, बिकॉज हम लोग ऑन अ डेली बेसिस वी वर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम और थ्रू द स्क्रिप्ट, और उसी तरीके से फिर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, विच एक्चुअली वर्कड आउट फॉर द बेटर। तो आपने भी सिर्फ किताब से रिसर्च किया या मुझे आई एम श्योर आपने और भी बहुत सारी जगह रिसर्च किया होगा? मैं किया, पर कोई भी इंसिडेंट जब इतना बड़ा होता है तो उसके बहुत अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं। तो जब इस पे आप सीरीज़ या फिल्म बनाने जाओ तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना ही पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट टेलिंग द स्टोरी, क्योंकि हर इंसिडेंट पे काफ़ी 10 पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएंगे। बिल्कुल 10 तरह की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, स्पेशली उस एज की जहाँ कोई रिकॉर्ड ऐसा होता नहीं था। एब्सोल्युटली, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ना विजुअल रेफरेंसेस थे और जो रिटन अकाउंट्स थे वो भी वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है। सो उसको भी रिसर्च करना वाज बिकमिंग अ ह्यूज चैलेंज। तो ऑलमोस्ट एंटायरली मैंने अपना फोकस बस इस बुक पे रखा। सिंपल। तो क्योंकि अनिरुद्ध मित्रा उस टाइम ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप हर जर्नलिस्ट के एक पॉइंट ऑफ व्यू तो होता ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट मुझे बस एक सोर्स पे आई हैड टू पुट ऑल माय एनर्जीज ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई डिड विद द बुक। मुश्किल रहा होगा ना रिक्रिएट करना, क्योंकि जैसे मैंने कहा, खुद कह रहे हैं विजुअल्स कुछ नहीं है, पिक्चर्स नहीं है, और आज के ज़माने में उस सेट पे किया था या रियल लोकेशंस थे सर? रियल लोकेशन। तो कैसे क्रिएट किया वो 1991 वाला, वो सब कैसे दिखाया? वेल थोड़ी सी मेहनत कर लो तो एक्चुअली लोकेशंस मिल जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया बिफोर 91 एंड इंडिया आफ्टर लाइक 95 और बहुत फर्क है। एंड इंडिया 2023 में जब हम शूटिंग कर रहे थे, यू कांट इवन इमेजिन, ऐसा कोई भी एंगल क्लियर नहीं है जहाँ पे आपको एक सेल टावर ना दिखे। इट्स बिकम सच अ हॉरिबल थिंग नाउ। तो कैसे ऐसे जहाँ पर सेल टावर दिखना नहीं चाहिए शूट में? करेक्ट। तो मुश्किल था, पर कहाँ शूट किया आपने? तो 2 प्राइमरी लोकेशंस थे, हैदराबाद और मुंबई। इंटीरियर्स हमने ज़्यादातर मुंबई में ही की, बट एक्सटीरियर लोकेशंस रूरल महाराष्ट्र एज वेल एज रूरल, I won't say rural Hyderabad, but outskirts of Hyderabad and different parts of Telangana. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा कि जो ऑथेंटिसिटी चाहिए था वो आसानी से मिला नहीं, बिकॉज ऑफ अ चेंज्ड इंडिया। सो हर एक लोकेशन इट वाज लाइक पुलिंग टीथ। एंड मैं एक्चुअली कह रहा हूँ, अगर आप पीरियड पीस कर रहे हैं तो प्री 1947 चले जाओ, इट्स मच इजियर। पर ये जो इन बिटवीन है 1990 91, उसके बाद बहुत तेजी से इंडिया बदला है, बहुत तेजी से बदला है। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप बताइए अमित सियाल क्यों? और ये क्या आपकी चॉइस थे अमित सियाल? आप ही का आइडिया था? तो मैं काफ़ी डिफरेंट एक्टर्स से कास्टिंग तक तो हम नहीं पहुंचे, पर बात हो रही थी, डिस्कशंस हो रहे थे। नाम बताएंगे कुछ? नॉट द रिजेक्टेड वंस, क्यों बेचारे। बट
प्रॉब्लम ये था कि लुक थोड़ा कार्तिकेयन से मैच करना था कम से कम, एंड सेकेंड पार्ट इज एक्टिंग भी करनी है, बट ये लुक मैच करने में हवा उतर गया क्योंकि हाउ डू यू, एंड कुछ लोगों ने कहा आप क्यों एक तमिल एक्टर को कास्ट नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली मिस्टर कार्तिकेयन एक तमिलियन है। तो प्रॉब्लम ये था कि ये हिंदी शो है, ऑथेंटिक भी रहना था, और मुझे एक आई नीडेड अ रियली गुड एक्टर, बिकॉज ये सेंट्रल कैरेक्टर, ये सेंट्रल कैरेक्टर है, शो इन पे है। तो समीर नायर जो अपलॉज के हेड हैं, वो एक दिन ऐसे कैजुअली बोले हैव यू कंसिडर्ड अमित सियाल? तो बोला आई सेड हु अमित सियाल? अच्छा, आई सेड एग्जैक्टली दैट, हु अमित सियाल? अरे सो 2022 तक नागेश कुकनूर जानते ही नहीं थे अमित सियाल को? फेस रिकग्नाइज कर रहा था क्योंकि नाम नहीं। महारानी और जमतारा दोनों आए थे उस वक्त, एंड जैसे अरे महारानी एक्टर यार द गाय, अच्छा ओके। तो क्विकली आई थिंक 1 महीने से कम था फ्लोर पे जाने का, तो क्विकली दे सेट अप अ मीटिंग, और हम दोनों इंडिगो करके एक कैफ़े है बॉम्बे में, हम दोनं मिले, कैफे में मिले, एंड I think it was the best meeting. We hit I it think off. everybody should meet like that. कितनी देर की मीटिंग थी? अच्छा, I think कुछ सवा सोच डेढ़ के नहीं घंटे, आया था, yeah. बट 1.5 घंटा ऑलमोस्ट। या काम के बारे में कम बात हुई, बाकी बातें भी बहुत सारी हुई। और इनको पता नहीं था कि मैं मन ही मन में फाइनलाइज कर लिया था कि मैं इनको कास्ट करूंगा, पर इनको पता नहीं था। इनसे बस कहा गया था कि अरे नगेश वांट्स टू मीट यू। अच्छा, मिलने से पहले ही आपने फाइनल कर लिया था? मैं मेंटली काम वाम स्क्रीन पे देख के, और करेक्ट, एंड वो लुक जो एग्जैक्टली मैच कर रहा था, एंड समीर प्रेजेस यू लाइक सम अदर लेवल, ओह इज फैंटास्टिक है वो। तो वो डेटा को लेकर के आ रहा था मैं। मेरा हमेशा सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि अगर सडनली ही टर्न्स आउट टू बी अ वियर्डो, परफॉर्मेंस से तो जज नहीं कर सकते ना। अच्छा, काम करते टाइम स्क्रीन Correct. सेट पे? हाँ, क्योंकि 90% एक्टिंग और डायरेक्टिंग इज अ पर्सनल इंटरेक्शन। देयर आर सम एब्सोल्यूट साइकोस जो एक्टर्स है who give amazing performances, बट स्क्रीन ऑफ सेट पे डिफिकल्ट होता है उनके। करेक्ट। और मुझे एक पैसे का भी दिलचस्पी नहीं है ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने। मैं पहले रिसर्च करता हूँ कि हाउ इज ही टू वर्क विद, अरे ही इज फैंटास्टिक, बस ये सुनना है, देन आई एम ओके। तो मैं दोबारा कहूंगा, कुछ नाम बताएंगे जिनके साथ खराब एक्सपीरियंस रहा? नहीं होता। नहीं सी थोड़े बहुत नाम तो आपको खुद ही पता या नहीं, सिंपल सा चीज़ है, जब डायरेक्टर और एक्टर का एक रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर मैं कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये ठीक तरह से समझ रहे हैं, और सेट का एक्सपीरियंस जो माहौल है वो फ्रेंडली है, हार्डवर्किंग, बस इतना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि ओ वी लव ईच अदर आफ्टर द पैकअप, दोनों मिल रहे हैं भाई क्या मजा, नहीं, कुछ नहीं। 10 hours हैव टू बी जस्ट लाइक 10 घंटा प्रोफेशनल। तो पहली बार अमित नागेश ने कैफे में ही सुनाई थी कहानी, और पूरा बहुत कम सुनाई थी, और आई थिंक बाकी बातें ज़्यादा हुई, बिकॉज आई नाउ गैदरिंग फ्रॉम हिज इंफॉर्मेशन ही वाज प्रॉब्ली वांटिंग टू नो व्हाट ही इज मोस्ट अफ्रेड ऑफ, यू नो, बिफोर साइनिंग एन एक्टर। नहीं ठीक है यार, बातें भी ठीक ठाक कर लेता, पागल वागल नहीं है, हाँ कर लेगा, एक्टिंग तो आती है। और जब ये आइडिया सुना ये वाला यार, राजीव गांधी, नहीं, मुझे आइडिया पता था, अच्छा, पहले साउंड किस लिए हाँ मुझसे मिल रहे हैं। तो क्योंकि एक पास्ट एक्सपीरियंस है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है इस इंसिडेंट से, और पहली बार मुझे काम करने को मिल रहा है एक तो नागेश कुकनूर के साथ, यू नो, एंड मैं बहुत पहले से इनके पीछे पड़ा हूँ मेंटली भी, और 1-2 बार कहीं से नंबर ढूंढ के मैसेज भी किया होगा, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि ही इज़ नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन द कंट्री इटसेल्फ। आप ट्रैवल भी करते रहते हो बाहर, तो मे भी पता नहीं मिला इनको, नहीं मिला, क्योंकि जवाब कभी नहीं आया था वापस। और नो प्रॉब्लम। एंड सो, और तीसरी चीज़ कि यार ये ट्रू इंसिडेंट है फॉर एनी एक्टर, यू नो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक है, अपने देश का है, ट्रू इंसिडेंट है, रियल लाइफ कैरेक्टर है, और इतना
पावरफुल वेल रेड इंटेलिजेंट जो सर्विसेज में सालों से हैं कार्तिकेयन जी, और बहुत कमाल की जगहों पे सर्व किया उन्होंने देश के लिए। तो एवरीथिंग वाज कमिंग सो ब्यूटिफुली टुगेदर दैट बेवकूफ़ी होता मैं अगर मतलब कि सोच के बताता हूँ क्या करो डिस्पाइट मी प्लेइंग सो मेनी टाइम्स पुलिस ऑफिसर। एग्जैक्टली, मैं इसी पे आ रहा था। इससे पहले जो आपने रोल किए हैं, मुझे पहले लगता है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे यार फिर से यार, बट देन ऑल द अदर फैक्टर्स सेड नो दिस इज समथिंग एल्स। ये अलग था। या इससे पहले तो आपने इसी इंटेंस कैरेक्टर तो किए हैं आपने, लेकिन वो शायद अलग लेवल के थे। ये अलग लेवल का है। उसमें अपना भी नींबू मिर्च मसाला तड़का। बेस्ट पार्ट ये था कि यहाँ पे यू कैन नॉट डिविएट अवे फ्रॉम व्हाट द सपोज्ड रियलिटी इज, यू नो। इम्प्रोवाइजेशन का कोई स्कोप नहीं होता है, जरूरत ही नहीं है, स्क्रिप्ट के साथ ही जाना है, खराब कर फैक्ट्स हैं इसलिए ना। इम्प्रोवाइजेशन नहीं, फिल इन द ब्लैंक ज्यादा है कि मतलब ये हमें पता है दो चीजें, इसके बीच में इन्होंने क्या किया होगा, क्या बातें करी होंगी, बट दैट वाज ऑल वेरी वेल एच्ड आउट इन द स्क्रिप्ट। इतनी हमको एक्टर्स को उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी बिकॉज द स्क्रिप्ट हैड एवरीथिंग। ओके, सीरीज बनाने से पहले और इसमें काम करने के बाद आपके मन में राजीव गांधी की छवि, इमेज बदली, या जो पहले मेरे थी वही अंदर रही? कभी भी उनकी छवि मतलब इधर उधर खराब हुई नहीं थी, यू नो। नहीं तो पहले क्या इमेज थी आपकी? पहले भी अच्छे लगते थे मुझे और हमेशा अच्छे लगते थे सर। देखो क्या है कि हम लोग जैसे मैं बता रहा हूँ, जब उनका देहांत हुआ मैं 16 साल का था। 16 साल तक तो आप अभी पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की बात है, छोड़ ही दो। तो आई वॉज नेवर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस और राजीव गांधी और कंपेयरिंग हिम विज़ावी अदर पार्टीज और पॉलिटिशियंस। मेरा तो ये प्राइम मिनिस्टर था देश का, एक्सपीएम थे जब वो गए, तो मेरे को तो अच्छे ही लगेंगे, यू नो। एंड तो अपना वही इमेज थी। और एज वी मेंशन्ड अर्लियर, गुड लुकिंग मैन, प्रेजेंटेबल मैन, इंटेलिजेंट मैन। उनको भी ये इतना तो पता ही था हम लोगों को कि ही वाज़न्ट वेरी कीन टू जॉइन पॉलिटिक्स, यू नो, बट उनको जो जिम्मेदारी दी गई वो जितना अच्छा निभा सकते थे निभा रहे थे। तो आ पड़ा उनके ऊपर, हाँ, करना तो पड़ा। वही तो, ये सारी चीजें पता थी। सो करेक्ट, ही वाज अ क्लासी मैन। आप कानपुर से हैं, यूपी से हैं, इतना पॉलिटिकली भी अवेयर रहते हैं, सोशली अवेयर रहते हैं। मैंने इसलिए पूछा कि मेरे फैमिली फ्रेंड, मेरे अंकल जो मेरे डैड के दोस्त थे, ही वाज एसोसिएटेड विद कांग्रेस आल्सो। अच्छा। हाँ, तो काफी उनके घर में जाते रहते थे बचपन में, तो ये वो एनवायरनमेंट भी वैसा रहता था थोड़ा सा, यू नो। तो आपने जब अभी शूट किया, आपने कहा हैदराबाद और मुंबई, करेक्ट। तो जो कास्ट थी आपकी वो सारे ज़्यादातर तमिल लोग थे, स्टार्स? तमिल और मलयालम, मलयाली एक्टर्स। और प्रॉब्लम ये था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि एक्टर्स को रियल कैरेक्टर का लुक मैच करना था। तो हमारे पास एटलीस्ट LTT और LTT से कनेक्टेड जो डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, कम से कम 20-25 लोगों के फ़ोटोज़ थे हमारे पास। तो कास्टिंग डायरेक्टर का इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, क्योंकि पहले उसको लुक मैच करना था, उसके बाद एक्टिंग। सो एंड वी मैच्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। अगर आप ओरिजिनल देखेंगे और हमारे कास्ट को देखेंगे तो ये था कि थोड़े मलयालीज थे और थोड़े तमिलियंस थे, और दोनों को श्रीलंकन तमिल बात करना था, जो तमिलनाडु के तमिल से अलग है। मैं तमिलनाडु में ऑलमोस्ट 10 साल स्पेंड किया, तो मैं तमिल थोड़ा बहुत आसानी से। लेकिन आप पैदा तो शायद हैदराबाद में हुए थे? हैदराबाद में, हाँ। और फिर डैड का ट्रांसफ़र हुआ उन दिनों में मद्रास, तो हम 7 साल वहाँ पे रहे, फिर वापस हैदराबाद आ गए। फिर मैं बोर्डिंग स्कूल गया जो तमिलनाडु में था। ओके। सो आई हैड अ गुड आइडिया ऑफ तमिल, बट प्रॉब्लम ये था कि ये श्रीलंकन तमिल था, जो अलग है, थोड़ा ट्वैंग स्लैंग अलग है, वो लिल्टिंग साउंड एक अलग है। तो मलयाली एक्टर्स श्रीलंकन तमिल बोल रहे थे, तो मैं तो आई वाज गॉन। इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट शूट ऑफ माय लाइफ। अच्छा, आपने तमिल में ही शूट किया है क्या? ओरिजिनल जो शूट है? बिल्कुल तमिल। जो सारे श्रीलंकन और तमिल पोर्शंस है वो सारे तमिल में। ओके, एब्सोल्युटली। क्योंकि जो हमने हिंदी में देखा वो पता लगता है कि वो डब्ड है। करेक्ट। तो आपने एक ही वर्जन बनाया है तमिल? बिल्कुल। नहीं,
हिंदी के पार्ट्स जो हिंदी में है और तमिल के पार्ट्स अच्छा, हैं। ओके। हाँ, हिंदी, So- इंग्लिश, तमिल। करेक्ट। सो आई वाज ट्रू। जब भी हम एसआईटी की बात करें तो वो लोग हिंदी बोल रहे थे, एंड जहाँ पे इंग्लिश बोलना था इंग्लिश बोल रहे थे, और सारे तमिलियन पोर्शंस दे वर ऑल इन तमिल। आपके मन में राजीव जी की छवि बदली क्या, किताब पढ़ने के बाद, ये शूट करने के बाद? सी, जैसे अमित ने कहा, वो एक पीरियड था जब आप पॉलिटिकली ओरिएंटेड थे ही नहीं। पॉलिटिक्स एक फ्रिंज एलिमेंट था। यू सेड अरे आई लाइक हिम और हर, क्योंकि सेम थिंग लाइक यू सेड द वे दे कैरी देमसेल्व्स, बस इतना। ऐसे ब्रॉड स्ट्रोक्स थे। किसी को ये नहीं था कि उनके पॉलिसीज क्या थे, आर दे डूइंग दिस करेक्टली। अब जो हाइपर एनालिसिस होता है, एवरी सिटीजन एनालाइजिंग द लीडर्स, वो कभी था ही नहीं। सो वी न्यू वेरी लिटिल। जो मीडिया प्रोजेक्ट करती थी हम बस उसी के साथ चलते थे। एंड व्हेन आई लेफ्ट इंडिया, दैट्स ऑल आई न्यू कि एक्स पीएम और फिर जो असैसिनेशन हुआ। हाँ, जब ये बुक का रिसर्च चल रहा था एंड विजुअली मुझे वो असैसिनेशन का सीन रिक्रिएट करना था, तो इट जस्ट यू नो इमोशनल था। वो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि आप जो फिजिकल एलिमेंट्स कर रहे हो, बट आई हैंडल्ड इट वेरी क्रिएटिवली। एक्चुअल ब्लास्ट में नहीं दिखाया, करेक्ट, नहीं दिखाया। सो आई Yes. हैंडल्ड इट। वही कह रहा था ना, डिग्निटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसिटिविटी तो था ही। कोई डायलॉग आपको अमित अभी याद है इस सीरीज का जो याद रह गया हो आपको? आई थिंक वो उसमें भी है ना, ट्रेलर में। क्या है, द डिफिकल्ट इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल विल टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर। बहुत अच्छा लाइन है वो। और वो आप बता दीजिए हिस्ट्री उसकी उसका बैकड्रॉप क्यों लिया आपने? एक्चुअल कार्तिकेयन जी के मेरे ख्याल से डेस्क पे या उनके Back पीछे wall, बैक वॉल पे जो स्मॉल क्या बोलते बोर्ड्स होते थे जिस पे हम लगाते थे, उनका वो सेइंग हमेशा लगा हुआ रहता था। ओके। इट्स अ ग्रेट लाइन। एंड जब हम शूट कर रहे थे, इट वॉज सो वंडरफुल कि इतनी पावरफुल लाइन है एंड इट डिफाइंस द कैरेक्टर। जब तक हम कार्तिकेयन को ठीक तरह से जानते नहीं हैं सीरीज में, और जिस तरह से अमित ने किया विद नथिंग ऑन इट, ही जस्ट कम्स इन विद द स्लाइट मिस्चीवियस स्माइल। एक्चुअली अगर देखो तो वो एक लाइन से द कैरेक्टर इज डिफाइंड एंड इट्स ब्यूटिफुल। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन। Yeah. कोई सीन ऐसा है जो यादगार रह गया हो, अमित को याद आता हो, यार ये सीन क्या सीन हो गया, या और अच्छा कर सकता था मैं? मैंने एक तो अभी देखा नहीं ऑनेस्टली शो तो मुझे थोड़े से रिजर्वेशंस हैं कि जिसमें मैंने काम किया है मेरे से जल्दी देखा नहीं जाता वो, जब तक कि बहुत सारे लोग प्रशंसा ना कर देंगे अच्छा है अच्छा है, अरे ट्रेंड कर रही है सीरीज ठीक सब ठाक किया तूने, नहीं बहुत सीरीज भी अच्छी है, देख लो तो अभी देखूंगा, बट फ्रॉम मेमोरी। और उसका एक रीज़न ये भी है कि मुझे थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक लगता है मामला कि अपना ही काम देख के अपना ही देख रहे हो, और बहुत अनफेयर है वो शो के लिए भी और दूसरे एक्टर्स के लिए भी, यू नो कि अपना ही देखे जा रहे हो, फिर 5 मिनट में दिमाग वहीं चला जाता है कि क्या कर दिया यार, जैसे आपने पूछा क्या कर दिया, ये भी कर सकता था वो 5 मिनट में या तो तुम पॉज करो उसको, यू नो, या फिर वो 5 मिनट का स्क्रीन टाइम निकल गया है तो थोड़ा अनफेयर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी शो के लिए और एक्टर्स के लिए अनफेयर है वो। पर अब तो आइडिया हो जाता होगा ना अमित, करते हुए भी आइडिया हो जाता है ये अच्छा बन रहा है। नहीं, वो हमेशा हो जाता है आपको, वो हमेशा आइडिया हो जाता है, तो इसीलिए मैं क्या टोटली अवॉइड ही कर दूँ ना। तुमने ठीक किया है, शो का एनवायरनमेंट भी अच्छा था, एवरीबडी वॉज इन सेफ हैंड्स, बट मुझे एक वो सीन ज़रूर हिट किया था कि हम लोग एक ओपन फील्ड में जाते हैं, श्री पेरुम्बदूर दिखाया गया उसको, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, और प्रोडक्शन डिज़ाइन वो सच कि एक छोटा सा तंबू वम्बू है पीछे, टेंट वेंट टाइप का लगा है, वो सब बैरिकेडिंग जो लकड़ी की उससे होती थी वो सब, द वंस दे रिक्रिएटेड द एटमॉस्फेयर देन। और उसमें एक बहुत बड़ा सा ऐसा पैच था ब्लड का, और आई थिंक छोटे मोटे बट ऑब्जेक्ट्स गायब कर दिए, ऑब्जेक्ट्स गायब कर दिए बाय द टाइम यू, तो इट वाज ओनली दैट ब्लड पैच। और 2-3 क्वेश्चन मुझे पूछने थे वहाँ पे कि जो वहाँ का जो ही वाज टेकिंग केयर ऑफ द प्लेस ऑफ द इंसिडेंट, तो बड़ा अजीब सा था वो। मैंने आपसे कुछ पॉइंट आउट भी किया था, मैंने कहा बस यही पूछूंगा मैं आके यहाँ पे,
फिर देन आई थिंक ही आंसर्ड बैक समथिंग, ही जस्ट लुक्ड एट मी, आई रियलाइज कि और क्या पूछोगे यहाँ पे, कुछ है ही नहीं। कुछ जब मिला ही नहीं है। Yes. और यही ना 90s में हमारे पास था क्या, वहाँ सिस्टम में नहीं, होता क्या? और ब्लास्ट हुआ था ना भाई, ब्लास्ट हुआ तो वहाँ जितने भी आसपास के लोग थे इंक्लूडिंग आर एक्स-पीएम राजीव गांधी जी, उड़ गए सब यार। नहीं, आज देखिए, आज हो तो आज तो फोरेंसिक्स वाले चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हर चीज से कुछ ना कुछ एविडेंस निकाल लेते हैं। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। वो देखा, वो पुलिस वाले भी ऐसे नंगे हाथों से सामान तो उठा रहे आई थे। फेल्ट दैट होपलेसनेस कि अरे क्या पूछूं मैं, किधर, तो वो ना बड़े वो अजीब से क्वेश्चन लग रहे थे। अच्छा कहाँ से आए, करेक्ट। और क्या पूछेगा यार इंसान, अच्छा यहाँ से चल के यहाँ है, ओके ओके ओके, बिकॉज देयर इज कंप्लीट लैक ऑफ एविडेंस और फोरेंसिक्स, यू नो, और टेक्नोलॉजी। कोई, हाँ भाई, अभी तो क्या है, मुझे एक वो याद है वो कि बीच में, शूट के बीच में भी वी वर डिस्कसिंग सर्टन थिंग्स कि अरे क्या क्या करेंगे, कैसे पूछेंगे, तो मैं, मेरे मुंह से निकलने वाला था कि अरे फ़ोन पे तो, फ़ोन कैसे हो जाएगा यार, फोन तो है ही नहीं। तो आप लैंडलाइन चलो, हम लोग को अलग तरीके की हेल्पलेसनेस है इसको लेके कि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ हैं अभी, उनके लिए मे बी देयर ओनली टेक्नोलॉजी वाज देयर इंस्टिंक्ट, द ब्रेन्स एंड ऑब्वियसली एंड फिजिकल एविडेंस and physical evidence and luck. इन्फॉर्मर्स एंड But Karthikeyan never believed in luck. I think हमारे Yeah. उसमें है भी. या And उनका एक इंटरव्यू जो देखा था मैंने, he said all this. हाँ. अच्छा, अब ईमानदारी से बताइएगा, जब एंड में शिवरासन को 1-1.5 दिन 2 दिन घेर के रखा, तब वहां जो सेट पे फ्रस्ट्रेशन, जो स्क्रीन पे फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे, ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे, ये फील किया आपने? अरे क्या कर रहे थे, क्यों नहीं मारने को दिया? सबने फील किया, सबने फील किया। आई थिंक हमें वो जो हम when we're looking from afar, करेक्ट, that place, फ्रॉम द ब्रिज, तो आते थे क्वेश्चंस कि जा क्यों नहीं रहे यार ये लोग, कि जा क्यों नहीं रहे, जा क्यों नहीं रहे। तो ऑब्वियसली देयर वाज सम काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, नोबडी नोज टिल डेट किसकी थी वो। मैं आपको एक बड़ा एक अजीब सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। वन ऑफ माय रिलेटिव्स, वेरी क्लोज रिलेटिव्स, दे वॉच द शो and he said and he's a super intelligent guy, he's a chartered accountant, my मौसा, and he said कि यार 6.5 एपिसोड तक तो बहुत सही था यार, ये लास्ट में क्या हुआ यार, कुछ खत्म। मैंने कहा मौसा जी, इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ, सच है वो, इसको फिक्शनलाइज नहीं कर सकते हम, यू नो, एंड दैट इज द होल पॉइंट, दैट कि ये क्या है यार। सो if he got that helplessness, I think we've got a Correct. winning ending at our end. यानी Because सच, यानी ये कहना that is how it happened, you know, you can't change it. कहना सही होगा, सच पूरा सामने नहीं आया, कभी नहीं आया। नहीं आया। तो एक्चुअली ओरिजिनली ये 6 एपिसोड्स का सीरीज था। ओके, सो जैसे मैंने शूटिंग चालू की, आई वाज गेटिंग अ सेंस ऑफ द रिदम कि यू नो एक फीलिंग आ जाता है। एंड देन आई रियलाइज, और मैंने अपलॉज को कन्विंस किया और या बताया कि मुझे एक 7th एपिसोड करना है, मेनली बिकॉज द लार्जेस्ट मैन हंट इन इंडिया, फाइनली इट कम्स टू द एंड पॉइंट। वो 7वां एपिसोड में आई वांटेड द ऑडियंस टू फील द सेम फ्रस्ट्रेशन द SIT was feeling. ये उसी टाइम लिया गया फैसला था इसको बढ़ाने का। इसको नॉट, आई वुड से 2-3 हफ्ते शूट के पहले, बिफोर द क्लाइमैक्स, बिकॉज जिस वक्त मैं पढ़ रहा था, द सेम क्वेश्चंस मेरे मन में आ रहे थे कि वैन दे गोइंग इन, बस इतना ही। तो ऐसा नहीं, ये इसको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं, लेट्स टेक द ऑडियंस टू द सेम लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो जो लोग ये इंसिडेंट के साथ जुड़े हुए नहीं थे, दे गेट अपसेट कि यार 6 एपिसोड मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट, और फिर 7वां एपिसोड आके सब रुक जाता है और कुछ क्लाइमैटिक फिनिश नहीं है, पर एग्जैक्टली वही हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं कुछ फैंस जो फीडबैक देते हैं? बहुत कम रहता हूँ, और मुझ पे मेरे ही मतलब मेरे चाहने वाले, जो मेरी टीम है या मेरे घर वाले हैं, वो थोड़ा सा गुस्सा भी रहते हैं कि क्या है यार, तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं है और ये नहीं है वो। अच्छा। नहीं। तो मैंने कहा ये ठीक है, अभी
ठीक, इतना ठीक है, जो भी जितना भी है उतना ठीक उतना ठीक है। हाँ, कम से कम चैन से नींद आती है। हाँ। और ये बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये अपने आप में ही अलग काम है ये, यू नो। तो ये सोशल मीडिया पे हैपनिंग रहना और हर चीज़ पोस्ट। पर लेकिन अमित, ब्रांड बिल्डिंग भी तो इसी से होती है। एक एक्टर के लिए ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आप ही के हाल के कुछ इंटरव्यूज देखे, छोटे छोटे क्लिप्स उनके देखे, आपको भी ऐसा लगा शायद कि कुछ स्टार्स की किस्मत अच्छी थी और वो ज्यादा बड़े स्टार जल्दी बन गए, आपको उतना क्रेडिट या उतनी शोहरत नहीं मिली उतने समय से। आपको सर, लगता है कि कहीं ये सोशल मीडिया पर जो आप कम एक्टिव रहे उसकी वजह से भी? एक तो देखिए, चलिए आप स्टार्स की बात कर रहे हो ना, सोशल मीडिया से पहले जो स्टार्स उनकी बात करते हैं, कौन सा सोशल मीडिया था? कुछ नहीं था। तो वो ये तय बात है सर कि आप मेहनत सभी कर रहे हैं, अच्छा काम सभी कर रहे हैं, यू नो, लेकिन ये आप नहीं बदल सकते किसी का। मेरा भी बहुत चमकदार है ये, मैं बताता हूँ कैसे। कि 21 साल से इंडस्ट्री में हूँ और बहुत ज़्यादा इजी इंसान भी नहीं हूँ काम करने के लिए साथ में, यू नो, अपने आप के बारे में ही बोल रहा हूँ मैं। और बहुत सारी चीज़ गलतियाँ भी कर चुका हूँ, लाइक ब्रशिंग पीपल द रॉन्ग वे। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मना कर दिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों मना कर दिए। पछतावा हो रहा है। नहीं, पछतावा नहीं है, बट क्यों मना कर दिए समझ में नहीं आया, यू नो, बिकॉज आप भी इवॉल्व कर रहे हो ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बट अभी भी काम कर रहा हूँ सर, अभी भी जो सपना था वो हकीकत है कि मैं एक्टर हूँ, उसी से रोजी रोटी कमाता हूँ। 21 साल तक सरवाइव करना मुंबई में इन एक्टिंग प्रोफेशन, डिस्पाइट सो मेनी लैक्यूनास, रॉन्ग डूइंग्स, taking wrong turns, rubbing people the wrong way, बहुत बड़ी बात है। सरवाइव नहीं कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो जो आप ब्रांडिंग की बात कर रहे हो ना, तो फिर अगर आप बोल रहे हो कि बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बन गया ब्रांड, और क्या ब्रांड चाहिए। नहीं, मैं तो आपके कुछ मैंने बयान सुने जिसमें आपने कहा, 2-3 आपने एग्जाम्पल भी दिए, शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आपने दिया। आपने कहा कि वो स्टार बन गए थे आपसे पहले। तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला था मैंने ये बोला था जरूर कि क्योंकि लोग हमेशा बात करते रहते हैं स्ट्रगल्स के बारे में, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है स्ट्रगलिंग के बारे में बात करना, क्योंकि क्या बात करूं मैं उसके बारे में। ये जो ग्लोरीफाई करना, रोमांटिसाइज करना हर एक्टर के साथ, हर आर्टिस्ट के साथ, भाई जो भी आके बना है यहाँ पे ना, सबने किया है ये सब। ये बहुत ही रिडंडेंट बात हो गई है। और तब मैंने कहा था कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है भाई, नवाज ने जो पीड़ा सहन करी है, मैं था मतलब लोअर मिडिल क्लास के बीच वाले ब्रैकेट से था मैं, लेकिन ऐसा कभी रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं हुई, वो वाला स्ट्रगल नहीं था मेरा। प्लस मैंने ये भी कहा था कि किस बात की स्ट्रगल थी 30 साल की उम्र तक, जब पता ही नहीं था करना क्या लाइफ में। एक बार पता चल गया कि यही करना है, तो मैं तो फिर वो कफन बांध के आया था ना, आर या पार की लड़ाई थी मेरी, या तो यही करूँगा या भूखा मर जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नहीं मर रहा हूँ भूखा अभी तक। कौन सा काम था जिसने आपकी लाइफ बदल दी, टर्निंग पॉइंट? आई थिंक पहली फिल्म ही टर्निंग पॉइंट था, जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं है। होप एंड अ लिटिल शुगर, तनुजा चंद्रा डायरेक्टर थी, इंग्लिश फिल्म, न्यूयॉर्क में सीधा शूट, मैं हीरो, महिमा चौधरी हीरोइन, खेर साहब साथ में, और रंजीत चौधरी एक ओल्ड टाइमर एक्टर, हाँ, ही वाज देयर। ब्यूटीफुल सेटअप। 11 months into my coming to Mumbai, I got this film. Unbelievable. मैंने अपने फादर को फ़ोन किया कि इतनी खुशी हो रही थी मुझे बताने के लिए, मम्मी को किया था एक्चुअली, पापा ने फ़ोन उठाया और मैंने बोला पापा फिल्म मिल गई है, न्यूयॉर्क में जा रहा हूँ शूट करने, महिमा चौधरी हीरोइन है। चल फट। जब वहाँ से न्यूयॉर्क से फ़ोन करेगा तब मानूंगा। That's what he said. उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये फिर, क्योंकि सारी फैमिली लगी थी, बेटा पुत्र शौक पूरा हो गया ना, अगर तेरा तो वापस आ जा। मैंने कहा शौक नहीं है ये, अब यही है, यहीं रहना है। यानी लग रहा है ये फिल्म सबसे ज्यादा करीब है आपके दिल के? नहीं, ये फिल्म करीब, ऑब्वियसली पहला प्यार समझ तो, और सब कुछ सीखा ना मैंने इस फिल्म से। मैंने कभी जिंदगी में कैमरा ही नहीं फेस किया था इस फिल्म से पहले। अच्छा, मैं घुमा के पूछता हूँ, सबसे ज्यादा शोहरत किस काम ने दिलाई आपको? शोहरत आपके हिसाब से? फिर मैं बताता हूँ कि ये सब चीजें ना सर आई थिंक स्टेजेस में हुई हैं, जैसे कि अरे ये कौन एक्टर है, अच्छा काम कर लेता है, ऐसी चीजें हुई लव सेक्स धोखा से, ठीक है, फिर तितली से, फिर एक थोड़ा पॉपुलर मामला शुरू हुआ कि रेड 1 कर ली, यू नो, कुछ 1-2 फिल्में और कर ली, फंस गए ओबामा में एक छोटा सा रोल किया, और
टर्निंग पॉइंट अगर आप पूछोगे कि पॉपुलैरिटी जो है, रिकग्निशन, पहले क्या है कि अरे यार वो आपने वो कैरेक्टर के नाम से बुलाया जा रहा है आपको, ये बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। फिर OTT पे जब शुरू हुआ ना मामला, तो वहाँ पे फिर नाम से याद रखना शुरू कर दिया लोगों ने। तो मुझे भी ऐसा लगा कि जब तुम्हारा नाम याद रह रहा ना लोगों को, तो कुछ सही कर रहे हो तुम। कैरेक्टर का नाम या आपका नाम? मेरा नाम, पर्सनल नाम। तो फिर पर्सनल नाम के, और आई थिंक वो बॉडी ऑफ वर्क भी बढ़ता चला गया ना। करेक्ट। तो फिर वो हैमर भी करता है ऑडियंस के दिमाग में, प्लस वो फिर ढूंढते हैं कि कौन है यार ये, कौन है। फिर उनको कैरेक्टर का नाम भी याद रहता है, आपका नाम भी याद रहता है। So that's assuring that you're doing something, you know, good. You're evolving as an actor in their head, in their minds also, audiences mind. जैसे अभी नागेश ने बताया ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटिमेंट जो हम व्यूअर्स से सुनते हैं वो यही है कि शायद महारानी ने आपको जो लोकप्रियता दिलाई, बहुत बहुत, उससे ज्यादा शायद किसी और वेब सीरीज ने नहीं। आई थिंक शुरू हुआ था इनसाइड एज से, मैं बिल्कुल श्रेय देना चाहूँगा उसको। इनसाइड एज से शुरू हुआ था वो, आई थिंक फर्स्ट OTT भी था इंडिया में शो, फिर मिर्ज़ापुर। उसके बाद मैंने काफ़ी सारा काम किया, बट वो जो हैमर होता है ना करना एक एक्टर को या एक कलाकार को, वो महारानी ने, क्योंकि महारानी के तीनों सीजन्स बड़े बहुत जबरदस्त, बहुत पॉपुलर थे, बहुत अच्छे बने थे। नहीं, और उसमें हुमा कुरैशी सेंट्रल कैरेक्टर थी, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा और बहुत सारे व्यूअर्स का फीडबैक यही है दैट यू स्टोल द शो। और सेंट्रल कैरेक्टर से अगर आप ध्यान हटा के वाहवाही लूट जाएं तो मतलब मैं ऐसी बातों से अपने आप को दूरी रखना Look, you just say, oh, thank you. नागेश, आपको अमित का कौन सा काम सबसे अच्छा लगा है अभी तक? आपने देखा होगा, आई एम श्योर, आप जानते नहीं थे। नहीं तो मैं इवन महारानी, आई जस्ट वॉच्ड अ फ्यू सीन्स, तो मैं आज तक अमित का किसी भी काम फुल्ली देखा ही नहीं आज तक। इट इज़ ओनली दैट वो मीटिंग के पहले जो जमतारा और वो महारानी के जो सीन्स थे, दे जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ मी एंड दैट वाज इट। आपने देखा है मेरा पूरा शो बहुत बार, द हंट, टॉप टू बॉटम। आपको नागेश का कोई काम याद है जो अच्छा लगा हो? आप कह रहे हैं आप हमेशा इनके साथ काम करना चाहते थे। इकबाल भाई, इकबाल, मैंने वो फिल्म देखी, मैंने कहा ये, क्योंकि वो उन दिनों की बात है, आई थिंक 2005, हाँ। एंड आई हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यू नो, और तब तक सिर्फ वही चल रहा था, यू नो, एस्केपिस्ट सिनेमा और रोमांटिसाइजिंग और 2000s में, हाँ। और जिससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जो है वो है, बट सडनली इट वाज अ वेरी नाइस क्लियर ब्रेक फ्रॉम दैट इकबाल। Plus, I was very fond of Nasir bhai, and just the milieu of that film and the way it was presented, the story. So then I knew, oh, Nagesh, I always want to work with him, I want to work with him. But उस टाइम तक इतना 2004 में मुंबई आ गया था, तो मैंने कहा ये कहाँ मिलेंगे यार। किसी को नहीं पता था आप किधर मिलेंगे। बाकी सबके तो ऑफिस हम लोग रट लिए थे ना, ये यहाँ पे महेश भट्ट बैठते हैं, अच्छा ऐसा, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे होता है। शायद इसलिए क्योंकि आप साउथ में भी बहुत काम कर रहे थे। नहीं, मैं साउथ और मुंबई घूमते रहते होंगे। नहीं, मैं हैदराबाद का हूँ, तो सारे इकबाल के पहले 5 फिल्में बनाया था मैं, वो सारे बेस्ड इन एंड अराउंड हैदराबाद, एंड और वो भी ज़्यादातर इंग्लिश में थे। सो इकबाल मेरी फर्स्ट फुल लेंथ हिंदी फीचर फिल्म है, फर्स्ट वन, हालांकि वो मेरी 6th फिल्म थी। अब एक रैपिड फायर राउंड खेलें, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। चलिए, कोशिश करते हैं। बहुत डर लगता है। आप तो कहीं फंसे तो आप पास भी कर सकते हैं। जी, ओके। मेरा No कोई comments type कर सकते हैं। यस यस, मेरा कोई इरादा की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का नहीं है, आपको कहीं फंसाने का नहीं है। ओके, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, अमित सियाल की बेस्ट फिल्म या बेस्ट काम आपसे अगर पूछा जाए, आप क्या कहेंगे नागेश? ऑब्वियसली सर, द हंट। अरे आप क्यों ना मदद कर रहे हैं? नहीं, मैं इनको ऑलरेडी इतने सारे इंटरव्यूज में प्रेज कर चुका हूँ, तो इस इंटरव्यू में नहीं करूँगा। ठीक है, ओके। सिर्फ बोलूँगा कि अमित सियाल की बेस्ट फिल्म या बेस्ट काम?
सर द हंट। सर पास्ट में नहीं जीने का, प्रेजेंट में रहना। बट डोंट वरी, मैं भी स्मार्ट हूँ, मैंने पहले ही निकलवा लिया था। नागेश का बेस्ट काम, बेस्ट फिल्म मैंने द हंट से पहले। मैंने ज़्यादा देखा नहीं, सुना सब काम के बारे में मेरे लिए, बट अभी देखना मुझे पड़ेगा। मुझे रॉकफोर्ड नहीं देखा मैंने, मैं ज़रूर बहुत देखना अच्छा चाहूँगा, क्योंकि मैं हर इंटरव्यू में जब भी इनके साथ गया हूँ तो बहुत सारी चर्चा हुई रॉकफोर्ड के बारे में। और जब मुझे ये पता चला कि वो गाना आपकी फिल्म से है तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। यारों दोस्ती वाला गाना गाते हैं आपका? नहीं, मैं नहीं आता यार, वहाँ मत जाओ। नागेश की बेस्ट फिल्म। ओ बॉय, ये किसी और को web बोलना series। चाहिए। इकबाल, मैंने बोला नहीं, वो तो इकबाल, हाँ। हैदराबाद ब्लूज, क्योंकि हैदराबाद ब्लूज के पहले मैं केमिकल इंजीनियर था। हैदराबाद ब्लूज के बाद मैं फिल्म मेकर बन गया, ऑफिशियल फिल्म मेकर। ओके, ओवरऑल बेस्ट सीरीज या बेस्ट फिल्म अमित सियाल को कौन सी लगती है? कुछ कोई भी हो सकती है, कोई भी, एनीथिंग। बहुत सारी हैं यार। आई थिंक जो लेटेस्ट अभी मैंने देखी उसकी बात कर देता हूँ। अडोलेसेंस करके एक आई थी नेटफ्लिक्स पे, उफ बाप रे बाप, मतलब वहाँ तक पहुँचने में ही सदियाँ लग जाएंगी। ओके नागेश, सेम क्वेश्चन। द वायर, HBO का एक शो है द वायर, एंड अगर आप द हंट को देखेंगे, इट्स इंस्पायर्ड अ लॉट बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द वायर। ओके, फेवरेट डायलॉग, बेस्ट डायलॉग? कोई भी हो सकता है। नहीं, महारानी में थोड़ा गाली वाली है उसमें कि वो बीप कर देंगे हम, कोई बात नहीं। वो क्या था, मैं भूल भी रहा हूँ। वो जब वो बड़ा पॉपुलर भी हुआ था वो, कि मैं टैक्सी में बैठा हूँ और काला नाग विनीत भाई ने प्ले किया था, विनीत कुमार ने, महारानी में। हाँ। और वो बोलते कुछ नवीन करके बात कर रहे होते हैं कि अरे तू ये नहीं कर रहा, उनका। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, कि अब तुम ये सब बोलोगे कि हार के बाद हमेशा जीत होती है, सत्य पराजित नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। ऐसा कोई भी ज्ञान देने की कोशिश करी अगर मुझे, तो गले में मुरैठा बांध के मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, बट ऐसा कुछ तर्ज पे था वो। अच्छा बोला था मैंने, वो मन से बोला था। नागेश, सेम क्वेश्चन। लोहा गरम है, मार दो मार दो थोड़ा। I use it all the time. सीरियसली? I use it इतना all the पुराना डायलॉग Oh, आज भी याद है? शोले, मैं एक्चुअली हर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में एक वो आईब्रो पेंसिल लेके बियर्ड बना के गवर के जैसा जाता था। so कितने आदमी थे, was my the whole कई thing. फिल्मों में एक्टिंग की है नागेश ने। So गबर के बहुत सारे डायलॉग अभी भी याद हैं। ओके, बेस्ट एक्टर, आप अपना नाम भी ले सकते हैं। नहीं, अपना कैसे ले सकते हैं? बेस्ट बहुत सारे हैं। This is not a fair हाँ, question. This is बहुत not fair सारे at all. अब कुछ भी बोलेंगे तो you'll be like, you know, this is what he said. मैं इसको ना ऐसे बताता हूँ। Okay. जो मैंने आपसे एक स्टोरी शेयर कर दी। मेरा Okay. पहला ब्रश विद बिग हॉलीवुड फिल्म्स था चाणक्य में, पिक्चर हॉल में मैंने देखी थी, लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। उसमें मैडलिन स्टो, डैनियल डे लुइस। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ एन इंग्लिश फिल्म, दैट टू इन 70 mm, एंड हैंस जिमर का ही शायद उसके अंदर पता नहीं स्कोर था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट मे बी नॉट, आई माइट बी रॉन्ग। मैंने जब वो फिल्म देखी तब तो उससे पहले मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था उस तक, मतलब Okay. सलमान खान, संजय दत्त वगैरह सब आ चुके थे। मैं उनकी तरह बाल भी करवा चुका था अपने, जैकेट भी मोहन सिंह प्लेस में जाके वो सब लगवा चुका था, चेपियाँ वेपियाँ। और बट वो जो मैंने देखा ना, उसने मेरा मामला ही बदल दिया सब। कहा ये सब क्या बन रहा है यार, ये क्यों नहीं देखने को मिलता है। और उस समय नहीं मिलता था ना वो। ये इस समय की बात है कि जब आई थिंक VCD प्लेयर शुरू ही होगा या नो, तो इंटरनेशनल फिल्म से देखने को नहीं मिलती, चाणक्य में ही लगती थी या फिर प्रिया में, इफ यू, हाँ, या फिर प्रिया में। तो डैनियल डे लुइस, और इंडिया में फिर देयर आर मेनी गुड एक्टर्स, बट इरफान भाई कुछ अलग ही था, कुछ तो था उनमें। मैं आई कांट पॉइंट आउट स्टिल, बट कुछ तो था। नागेश, Oh boy, it's not fair at all. English फिल्मों में I'd have to pick someone like Colin Firth. Okay. Colin Firth.
I love Tom Hanks also. My biggest thing is you can't recognize Tom Hanks. Same thing becomes the role. India mein, again, too many actors. I'd have to pick Om Puri. Om Puri. Good choice. Very interesting. I worked with Om Om Puri. Puri. Amazing. I worked with Nasiruddin Shah. Also amazing. I'd have to pick Om Puri. ओम पुरी, वाह, कहाँ सारी यादें आप पीछे ले गए मुझे। बहुत मज़ा आया मुझे ये इंटरव्यू करने में, और मेरे बस में होता मैं 1.5-2 घंटा और आपसे बात करता। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू Thank you, sir. I चाय enjoyed वाला it. इंटरव्यू में आने के लिए बहुत धन्यवाद एंड गुड लक Thank you. फॉर द हंट। जरूर देखिएगा द हंट।